गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने किया था उपभोक्ता संरक्षण हेतु सरकारी प्रयत्न। उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं उनके कुछ पॉइंट्स किए थे। जैसे कल हमने किया था खाद्य निषेध अधिनियम, फिर दूसरा हमने किया था फल उत्पाद आदेश मानक, और हमने एक और किया था वो था एगमार्क प्रमाणीकरण। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम नेक्स्ट जो हमारे आगे के उपभोक्ता संरक्षण हेतु सरकारी प्रयत्न है उनमें बात करेंगे कृषि उत्पादों के ग्रेडिंग एवं मार्केटिंग अधिनियम। अगला है हमारा फोर्थ कृषि उत्पादों के ग्रेडिंग एवं मार्केटिंग अधिनियम। इसके बारे में हम जानेंगे कि कृषि उत्पादों के ग्रेडिंग एवं मार्केटिंग अधिनियम क्या होते हैं। ये कब लागू किया गया? इसे 1973 बोलते हैं, 1973 ऐसे लिखा होता है। इसमें क्या बताया था कि इस अधिनियम के अनुसार सभी भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता और पौष्टिकता को बनाए रखने के लिए एक निश्चित मानक तैयार किया जाता है। किसके लिए? सभी भोज्य पदार्थों के, सभी भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता और पौष्टिकता बनाए रखने के लिए ये मानक तैयार किया गया, जो इस बात की गारंटी देता है कि जिस भोज्य पदार्थ के ऊपर, जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर, जिस भी उत्पाद के ऊपर ये मानक लिखा होगा, यानी ये जो चिन्ह अंकित होगा वो क्या है कि वो उसके सेवन से स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का कोई असर, प्रतिकूल, हानिकारक या घातक परिणाम नहीं होगा उसका। भोज्य पदार्थों पर ग्रेडिंग की जाती है। भोज्य पदार्थ होते हैं उन पर क्या करते हैं? ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग में क्या करते हैं? जैसे श्रेणी में बांट देते हैं। सबसे पहले बोल दिया जैसे कि विशिष्ट श्रेणी ग्रेड 1, फिर बोल दिया कि उत्तम श्रेणी ग्रेड 2 हो गया ये, और अच्छी श्रेणी ग्रेड, इसे जैसे 3 नंबर दे दिया, और हो जाएगा अगला साधारण श्रेणी ग्रेड, ये हो जाएगा हमारा नंबर 4। तो इस प्रकार से क्या है, भोज्य पदार्थों को ग्रेड में डिवाइड कर देते हैं कि जो अच्छी क्वालिटी का है, सबसे सुपर क्वालिटी का है, उसको बोलेंगे विशिष्ट श्रेणी ग्रेड, फिर मध्यम श्रेणी ग्रेड को 2 नंबर, अच्छी श्रेणी ग्रेड है उसको 3 नंबर, साधारण श्रेणी ग्रेड है उसको 4 नंबर। इस प्रकार से क्या है, भोज्य पदार्थों को श्रेणी में बांट दिया जाता है। परंतु यह चिन्ह तभी दिया जाता है जब वह भोज्य पदार्थ, ये चिन्ह किसको दिए जाते हैं? उनको तभी दिया जाता है जब वह भोज्य पदार्थ इसके जो भी मानक तैयार किए गए हैं, इसके जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, उनको वो क्या करते हैं? फुलफिल करते हैं, यानी उनकी जो भी शर्तें हैं
इनकी जो भी शर्तें हैं उनको वो पूरा करते हैं तभी ये उनको ग्रेड दिए जाते हैं, अदरवाइज वो ग्रेड उनको नहीं दिए जाते हैं। ये था हमारा कृषि उत्पादों के ग्रेडिंग एवं मार्केटिंग अधिनियम। कब पारित किया गया? ये 1973 में। अगला जो है उसकी बात करते हैं। अगला है हमारा औषधीय एवं मादक पदार्थ अधिनियम, 5वां है औषधीय एवं मादक पदार्थ अधिनियम। और ये अधिनियम कब पारित किया गया? 1940 में। ये जो 1940 में ये लागू किया गया, औषधीय एवं मादक पदार्थ अधिनियम 1940 में लागू किया गया। अब इसके अनुसार क्या है? इस अधिनियम के अंतर्गत औषधीय और औषधियां जो भी होती है, मादक पदार्थ होते हैं, उनके लिए उनके गुणों की जांच की जाती है। जो भी औषधियां या मादक पदार्थ हैं उनकी क्या की जाती है? उनके गुणों की इसके अंतर्गत जांच की जाती है। इसके अंतर्गत वे सभी औषधियां और मादक पदार्थ आते हैं जो अपने देश में बनाए गए होते हैं। अपने देश में जो बनाए गए हैं वो मादक पदार्थ इसके अंतर्गत आते हैं और आयात किए हुए होते हैं। आयात करते हैं तो क्या है? उनके लिए ये स्टैंडर्ड निर्धारित किए जाते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत औषधीय एवं मादक पदार्थों पर लेबल लगाना अनिवार्य होता है। लेबल पर समस्त सूचनाएं होती हैं। आपको पहले भी बताया है कि लेबल पर क्या क्या है? समस्त सूचनाएं हिंदी में, अंग्रेजी में स्पष्ट लिखी हुई होती है। हिंदी अंग्रेजी में स्पष्ट एवं पढ़ने योग्य अक्षरों में लिखी होनी चाहिए। पढ़ने योग्य अक्षरों में लिखी होनी चाहिए। ये नहीं है कि हमने लिख तो दिया है लेकिन वो क्या है? विजिबल नहीं है, हम उसको पढ़ नहीं सकते हैं, बिल्कुल छोटा छोटा लिख रखा है तो क्या है? वो मान्य नहीं होगा। जो भी लिखा हो साफ साफ लिखा हो और वो जनता के द्वारा, उपभोक्ता के द्वारा जो पढ़ने योग्य हो। जैसे और इसके ऊपर क्या क्या होना चाहिए? हिंदी अंग्रेजी में पढ़ने योग्य अक्षरों में जो भी है उसके ऊपर क्या क्या लिखा होना चाहिए? उसकी उपयोग की विधि, उसकी मात्रा और इसके क्या है? निर्माण की तिथि कि ये प्रोडक्ट कब बना था, एक्सपायरी तिथि और संग्रह के बारे में कि इसको कैसे स्टोर करके रखना है। ये सारी चीजें इसके ऊपर लिखी होनी चाहिए और इसके इंग्रेडिएंट क्या है, इनके अंदर क्या क्या मिलाया गया है, ये सारी जानकारी उस लेबल के ऊपर होनी चाहिए। संग्रह मीन्स आप देखते हो मेडिसिन वगैरह होती हैं तो उस पर लिखा होता है स्टोर अंडर इन दिस टेम्परेचर। तो इस प्रकार की क्या है? काफी सारे इतने टेम्परेचर के अंदर उसको क्या है? स्टोर करके रखना है। तो ये सारी चीजें उसके मोदक जो पदार्थ हैं उनके ऊपर लिखी होती हैं। इसमें रंग, सुगंध आदि
निर्माता का नाम, उसका पता, ये सब चीज़ें इसके ऊपर लिखी हुई होती हैं। यदि औषधीय एवं मादक पदार्थ प्रमाणित स्तर से निम्न स्तर की पाई जाती है तो निर्माता से लाइसेंस छीन लिया जाता है, उसका जो लाइसेंस होता है वो उससे ले लिया जाता है तथा 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं नियमानुसार उसको दंड दिया जाता है। तो ये इसके औषधीय एवं मादक पदार्थ अधिनियम है। अब है हमारा अगला जो है वो है माप, भार एवं माप। भार एवं माप, भार एवं माप सत्रीकरण अधिनियम। इनके आगे ईयर लिखे होते हैं कि ये कौन से ईयर में बनाए गए थे, ये कानून कौन से नियम में ईयर में बनाए गए थे। तो 1939 में बनाया गया भार एवं माप सत्रीकरण अधिनियम 1939 में बनाया गया। औषधीय एवं मादक पदार्थ अधिनियम 1940 में लागू किया गया। अब इसके नाम से आप जानते हैं, नाम से पता चल जाता है भार और माप का क्या है स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजरमेंट एक्ट 1939। स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट एंड मेजर्स एक्ट 1939। इसमें क्या होता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्या था, प्राप्ति से बहुत वर्ष पहले भारत के विभिन्न प्रांतों में वस्तुओं को मापने और तोलने हेतु भिन्न भिन्न प्रणालियां प्रयोग में लाई जाती थी। कई प्रकार की प्रणालियों को प्रयोग में लाते थे। आपने देखा भी है कि सुना होगा, देखा तो नहीं है लेकिन सुना होगा उस टाइम पे क्या है, जैसे हमारे बुजुर्ग हैं, दो दादा दादी जो भी हैं, तो उनसे पूछना कि वो बताएंगे कि उनके टाइम पर क्या था, कैसे चीज़ों को तोला जाता था। तो आज भी देखना गाँव में कई जगह आपको देखने के मिलेगा कि पत्थर रख के तोलते हैं, पत्थर रख के तोलते हैं तराजू पर। लेकिन क्या था, पहले क्या था, सेर और कई प्रकार की जो चीज़ें थी उनको यूज़ करते थे। कहीं कच्चा सेर बोलते थे उसको, और पसेरी, मन, तोला आदि में चीज़ों को मापा जाता था। तो कहीं किलोग्राम, पाव एवं छटांक से, तो इससे तोल में काफ़ी अंतर आता था। कोई किस हिसाब से तोलता था, कोई किसी हिसाब से तोलता था। इस प्रकार से क्या था, जो तोल था उसमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस आ जाते थे। तो विक्रेता मनमाने तरीके से उपभोक्ताओं का शोषण करते थे और उनको बेवकूफ़ बनाते थे और उनको ठग लेते थे। इससे तोल में क्या है, उस चीज़ को रोकने हेतु संपूर्ण भारतवर्ष में इसको रोकने के लिए संपूर्ण भारत में एक से भार एवं माप प्रणाली का उपयोग करने एवं उसके नियमन हेतु सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने मार्च, कितनी मार्च को, 23 मार्च 1939 स्टैंडर्ड ऑफ वेट एक्ट क्या पारित किया, ऑफ वेट एक्ट पारित किया। स्टैंडर्ड ऑफ वेट एक्ट लागू हुआ, इसमें पारित किया गया। इसके अंतर्गत क्या था, प्रमाणित वजन तैयार किए गए। इसके लिए प्रमाणित
वेट एक्ट लागू पारित कर दिया गया, लेकिन क्या है इसे लागू नहीं कर पाए। इसमें क्या किया गया, प्रमाणित वजन तैयार किए गए। जैसे बाट वगैरह आप देखते हो तो वो एक ही वेट के कहीं भी जाएंगे आपको वो ही दिखाई देंगे, सेम वेट के होंगे, तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो क्या हुआ कि ये बना तो दिया लेकिन इसे क्या है लागू नहीं कर पाए, क्योंकि उस टाइम पर द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। और इस विश्व युद्ध फिर इसे क्या किया गया, 1 जुलाई 1942, आजादी से पहले 1942 में प्रभावशाली तरीके से इसे लागू किया गया। प्रभावशाली तरीके से इसे लागू किया गया। तो इस प्रकार से इसे कब लागू किया गया, 1 जुलाई 1942 में यह बन गया था। ये इम्पोर्टेंट है, कब बना था, 23 मार्च 1939 को, लेकिन ये लागू नहीं हुआ। कब लागू हुआ ये प्रभावी रूप से, 1 जुलाई 1942 में यह लागू हुआ। अब इसमें क्या किया गया, माप तोल मानक अधिनियम भारत सरकार द्वारा 1956 में पारित किया गया। ये तो था स्टैंडर्ड ऑफ वेट एक्ट। फिर इन्होंने क्या किया, एक और क्या, माप तोल मानक अधिनियम, ये पारित किया गया 1956 में पारित किया गया। इसके अंतर्गत क्या करते थे, माप तोल मानक अधिनियम 1956 में पारित किया गया। 1956 में इसे पारित किया गया और इसके अंतर्गत क्या करते थे, मैट्रिक प्रणाली को अपनाया गया। मैट्रिक प्रणाली को अपनाया गया तथा मापने के लिए क्या क्या यूज किया गया, मापने के लिए इसमें क्या लिया गया, लीटर, मिलीलीटर एवं मीटर, सेंटीमीटर, ये सारी चीजें ये मैट्रिक प्रणाली के अंतर्गत लागू किए गए। इनका उपयोग किया गया लिक्विड को मापने के लिए लीटर मिलीलीटर में, कपड़े को मापने के लिए मीटर सेंटीमीटर, इनका प्रयोग किया जाने लगा था। इसी तरह तोलने हेतु तोल के लिए किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल और इनका प्रयोग किया गया। यह अधिनियम पूर्ण रूप से पूरे देश में, संपूर्ण देश में सन 1960 से लागू हुआ, यानी ये बन गया। और लेकिन संपूर्ण जो देश है, संपूर्ण देश में कब लागू हुआ, 1960 में यह पूर्ण रूप से लागू हुआ। पहले क्या था, कहीं कहीं इसको मानते थे, कहीं नहीं मानते थे तो इसको, लेकिन 1960 में ये पूर्ण रूप से संपूर्ण राष्ट्र में ये लागू कर दिया गया। सरकार के सार्वजनिक आपूर्ति विभाग सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट के अंतर्गत नापतोल निदेशालय उपभोक्ताओं के संरक्षण, विशेषकर नापतोल के मानकीकरण एवं उनमें जागरूकता उत्पन्न करने का काम करता है। पुनः मापतोल अधिनियम 1976 में पारित किया गया। इसे दोबारा कब पारित किया गया, 1976 में इसे पुनः पारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत बेचे जाने वाला डिब्बाबंद और
पैकिंग किए हुए वस्तुओं पर निर्यात की ओर से एक घोषणा पत्र जारी करना आवश्यक था। जो भी डिब्बाबंद प्रोडक्ट होते थे, पैक्ड जो प्रोडक्ट होते थे, उनके ऊपर एक घोषणा पत्र जारी किया गया। इस घोषणा पत्र पर क्या होता था? वस्तु का वजन, निर्माण तिथि, वर्ष एवं महीना जो भी था, उत्पाद निर्माता का नाम, उसकी कंपनी का नाम, उसका पता, वस्तु का मूल्य उस अंकित होना आवश्यक होता था। इंडियन इंडस्ट्रीज ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, रांची में इसका प्रशिक्षण केंद्र है। इसका जो प्रशिक्षण केंद्र है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजी, ये कहाँ पर था? रांची में, यानी झारखंड में। झारखंड में इसका ट्रेनिंग सेंटर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, रांची में इसका क्या है? इसका प्रशिक्षण केंद्र है, जो क्या करता है? जो विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित जो भी प्रदेश हैं, उनके माप तोल विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का काम करता है। ये जो इंस्टीट्यूट है वो क्या करता है? मापतोल से रिलेटेड जो भी अधिकारी हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम रांची झारखंड में किया जाता है। उनको सारी तरह की इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो ये था हमारा भार एवं माप स्त्रीकरण अधिनियम। अगला हमारा नियम है श्रेणीकरण एवं बाजार अधिनियम। श्रेणीकरण एवं बाजार अधिनियम। श्रेणीकरण एवं बाजार अधिनियम कब हुआ? 1937 में। ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग, श्रेणीकरण बाजार अधिनियम। यह अधिनियम 1937 में भारत सरकार के द्वारा पारित किया गया। और इसमें क्या था? इस अधिनियम में उपभोग वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर उनका श्रेणीकरण किया गया, उनका ग्रेडेशन किया गया तथा उन्हें एक अंक एवं श्रेणी दी गई। इन्हें क्या किया गया? जो भी पदार्थ थे, उपभोग के लिए जो भी वस्तुएं थी, उनको ग्रेड सिस्टम, ग्रेडिंग कर दिया कि जैसे ग्रेड 1, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, इस प्रकार से इनको क्या कर दिया? ग्रेड बना दिए इनके। तो इसमें क्या था? जैसे दूध से बने पदार्थ जो थे, सब्जी थी, दूध से बने पदार्थ, सब्जी, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट,
पदार्थ हो गए, सब्जी हो गए, फल हो गए, और अंडा, आटा, वनस्पति तेल इत्यादि, कपास, गेहूं, तिलहन, हो गए, तिलहन हो गए। इन चीजों पर तिलहन है, सन है, कपास है, तंबाकू है, ये काफी सारी चीजें हैं जिनके ऊपर क्या लगा है, गुड़, लाख, कच्चा चमड़ा आदि पदार्थों पर यह श्रेणीकरण का काम करती है। वस्तुओं की गुणों की जांच करने के लिए समय समय पर इनका निरीक्षण किया जाता है, इनका ऑब्जर्वेशन किया जाता है। अब ये था हमारा श्रेणीकरण एवं बाजार अधिनियम 1937। अब करेंगे डिब्बा बंद वस्तु अधिनियम। वस्तु अधिनियम, डिब्बा बंद वस्तु अधिनियम कब पारित किया गया है? 1970 में। यह है डिब्बा बंद प्रोडक्ट यानी कैन फूड लॉ। FTI से क्या बोल देते हैं? लॉ बोल देते हैं, लॉ 1970। डिब्बा बंद वस्तु अधिनियम क्या है? वर्तमान समय में आप देखते हैं कि आज के समय में एट प्रेजेंट क्या है, आप कोई भी मोस्टली चीजें क्या है आपको डिब्बा बंद या पैक्ड मिलते हैं। पैकिंग उनकी प्रॉपर पैकिंग होती है जो क्या है डिब्बा बंद बिकती है। वस्तु डिब्बे के भीतर पैक रहती है, अतः इसकी गुणवत्ता का सही मूल्यांकन करना असंभव होता है। हम डिब्बा बंद लाते, खुली चीजें होती हैं तो हम उनको खोल के अच्छे से उनकी जांच वगैरह करके देख लेते हैं, लेकिन जब डिब्बा बंद है तो हम उसको कैसे खोल के देखें? और खोलने के बाद क्या है हम उसको रिटर्न नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से क्योंकि उसके ऊपर क्या है पैकिंग आकर्षक एवं खूबसूरत होती है, परंतु जब डिब्बों को खोलकर देखा जाता है तो अंदर कई बार क्या होता है घटिया किस्म की वस्तुएं होती हैं, जबकि इसका दाम ज़्यादा होता है। साथ ही कई बार ये वजन में भी कम होती हैं। वो क्या करते हैं वजन में डिब्बे का वजन भी तोलकर देते हैं, इससे वस्तु का वजन भी कम कर देते हैं। जबकि क्या होता है, अतः ऐसी स्थिति में उपभोक्ता की दृष्टि से डिब्बाबंद वस्तु अधिनियम बनाया गया ताकि उपभोक्ता को क्या हो सके, उपभोक्ता या उत्पादक द्वारा उसको ठगा ना जा सके, छला ना जा सके। इस नियम के अंतर्गत डिब्बों पर निम्नलिखित चीजें एवं पढ़े जाने वाले अक्षरों में लिखा होना चाहिए कि क्रेता उसे खरीदने से पूर्व पढ़ सके। क्रेता है जो वो इसे क्या क्या चीजें इस डिब्बे पर लिखी होनी चाहिए, वस्तु का नाम होती है, कई बार डिब्बे में दिखती नहीं है तो फिर हमें उसका नाम होता है, उसका मूल्य होता है, वस्तु का वजन या उसका माप होता है, उसकी निर्माण तिथि, होती है उसके ऊपर, और क्या होता है एक्सपायरी डेट होती है, एक्सपायरी डेट तिथि होती है, और निर्माता का नाम और पता लिखा होता है कि कहाँ पर ये चीजें बनी हैं। तो क्या है
उसका नाम एवं पता, उसके ऊपर ये डिब्बेबंद जो भी प्रोडक्ट है उनके ऊपर ये चीजें लिखी होनी चाहिए। उपरोक्त में से यानी इनमें से किसी एक की भी अनुपस्थिति नहीं होती है तो इस नियम के तहत निर्माता, विक्रेता, उत्पादक को क्या है, दंड एवं कारावास की सजा दी जाती है। अगर ये इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन उसके ऊपर नहीं होगी तो उसको दंड एवं कारावास दिया जाता है। इसके साथ ही इस नियम के अंतर्गत दुकान के मुख्य स्थान पर मूल्य सूची आवश्यक है। उसके ऊपर जो दुकान है उसके ऊपर कई बार आप देखते हो कि रेट लिस्ट लगी होती है, यानी मूल्य सूची लिखी होती है कि इसकी कीमत ये है, इसकी कीमत ये है। आमतौर पर हम कहीं जाते तो वैसे तो नहीं दिखाई देता, लेकिन जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि दूध वाली शॉप है उस पर जाते हैं, मिठाई वाली होती है तो उस पर भी लिखे होते हैं कि ये इतने की है, ये इतने रुपए केजी है, ये इतने हैं, तो उन पर ये चीज़ें लिखी होती है, अदरवाइज और कहीं देखने को नहीं मिलती है। साथ ही इस पर कितना टैक्स लगा है, लोकल टैक्स कितना लगाया है वो भी इसके ऊपर लिखा गया होता है। यह भी उसके ऊपर अंकित होना चाहिए टैक्स वगैरह जो होते हैं। मापतोल विभाग इसका समय समय पर निरीक्षण करता है और क्या करता है, अगर वह दोषी पाया जाता है तो निर्विक्रेता और निर्माता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है। शिकायत सिद्ध होने पर दोषी व्यक्ति को 5 वर्ष का कारावास या फिर उसे 5 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना उसको देना पड़ता है। तो इसमें इन सजा का प्रावधान है। तो डिब्बाबंद वस्तु अधिनियम कब पारित हुआ, 1970 में, और इनके ऊपर क्या है, ये सारी चीज़ें लिखी होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी मिसिंग होती है, कोई भी चीज़ नहीं होती है लिखी हुई, तो क्या है, उसको सजा दी जाती है। किसको, विक्रेता या उत्पादक को, और उसको कठोर कारावास दिया जाता है अगर इनमें से कुछ नहीं होता है। तो ये था हमारा डिब्बाबंद अधिनियम। अब अगला है हमारा विद्युतीय उपकरण अधिनियम